हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग का ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पूरे के पूरा कॉस्टिंग आपको फ्री में मिल जाएगा। कैसे लेना है उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज दी है। तो जैसे आपको बताया भैया, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है, इस बार भी है। तो जाइए, उसे चेक करिए एंड एंजॉय करिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है। ये ओल्ड बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यू सिलेबस वाले भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी सारी ऑलमोस्ट 70 to 80% चीजें सेम है। कुछ चीजें एडिशनल है, थोड़ी बहुत अगर मैं बात करूँ आगे पीछे दी गई है, बट आपकी बुक में लगभग सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। बाकी आप अगर पेड कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप पेड कोर्सेज के लिए भी जाइए। बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाया हुआ है, आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी और बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ने वाला है। चलिए बेटा, तो शुरुआत करते हैं। लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, अच्छा लगता है प्यारी सी कमेंट जरूर से करना। एंड प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग के साथ एक प्यारी सी कमेंट करना, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेट्स बिगिन बेटा। सबसे पहले जैसे अपन रिवाइज करते, तो सबसे पहले रिवाइज कर देते लास्ट सेशन का, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ लाइव आ गए क्या सब लोग। गुड मॉर्निंग बेटा, आ गए, लेट्स गो। ओके, सबसे पहले अपन ने बात की थी कि भैया कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, पहले के जमाने में अगर अपन बात करें तो कॉस्टिंग का इतना नहीं था, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन आ गया भैया, कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा देखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ द रनिंग बिजनेस, मतलब जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसका कॉस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको ट्रैक भी करते हैं। ठीक है, क्यों ट्रैक करते हैं भैया, ओनर्स और मैनेजर्स को पता चलता है और इंपोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे खर्चा रोकना चाहिए, कहाँ पे अपन ज्यादा और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते थे, ये जो कॉस्टिंग के बारे में अपन देख रहे थे। इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले देखो आपने देख लिया होगा कि कंपटीशन नहीं है। ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क अभी बढ़ चुकी है, अभी न्यू कंपटीशन है। ठीक है, मतलब घुटने टेक दे ऐसी कंपटीशन है, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क है। इसके लिए भैया क्या बिजनेस को बहुत इंपैक्ट करता है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मार्केट में रहने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने दो टर्म्स को समझा था, दो नहीं सॉरी 4 टर्म्स को समझा था। उसमें सबसे पहला मीनिंग ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इस पेन को बनाना है, तो इस पेन को बनाने के लिए जो रिसोर्सेस लगे, रिसोर्सेस मतलब भैया लेबर का खर्चा लगा होगा पेंट को करने के लिए, या फिर इसको जोड़ने के लिए, या पेंट का खर्चा लगा होगा, या अपन बोल सकते हैं मटेरियल का खर्चा, इंक का खर्चा, इस पॉइंट का खर्चा। ये क्या है, सब रिसोर्सेज है, किसके लिए, इस पेन को बनाने के लिए। तो वो जो रिसोर्सेज इस पेन को बनाने के लिए लगे, उसको मॉनेटरी टर्म में अगर अपन देखें तो उसे बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट किसे बोलते हैं भैया, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगा उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट। मीनिंग ऑफ द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आप जो कॉस्ट ढूंढ रहे हो, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, इसको ढूंढने के लिए आप जो मेथड्स एंड टेक्निक्स का यूज करोगे उसे बोलते हैं कॉस्टिंग, उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक्स भैया कैसी कैसी मेथड्स होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सब चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो जितनी भी मेथड्स एंड टेक्निक्स है, उसको जब आप यूज करते हो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसे अपन बोलते हैं बेटा कॉस्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट एक अमाउंट होती है, कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स है। फिर अपन बात करते हैं मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब आप जो कॉस्ट ढूंढ रहे हो उसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, समराइज करोगे। ठीक है, उसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे क्लासिफाई करना चाहिए। क्लासिफाई कैसे करोगे बेटा, प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हो, पीरियड वाइज भी कर सकते हो। तो आप कैसे क्लासिफाई करते हो, या फिर आप रिसोर्सेज वाइज भी कर सकते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा कितना, लेबर का खर्चा कितना, प्रोडक्ट ए का खर्चा कितना, प्रोडक्ट बी का खर्चा कितना, जनवरी का खर्चा कितना, फरवरी का खर्चा कितना। तो इसे बोलते हैं भैया कॉस्ट अकाउंटिंग करना। जैसे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, वैसे अपन कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट की सारी चीजों का क्या करते हैं भैया, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रोल। देखिए प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन काय के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कॉस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो कॉस्ट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और मैनेजमेंट को अपन गाइडेंस दे सके कि भैया यहाँ पे अपने को कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन में रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कल ही अपन ने पढ़ा है,
मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसके लिए जो आप रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स जो अपन होती है उसे क्या बोलते हैं भैया? कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। चलिए ठीक है। फिर अपन ने देखा था इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपोर्टेंस देखा था, उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था इंपोर्टेंस टू मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हेल्पफुल रहता है, कैसे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला देखा था क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ द कॉस्ट, मतलब आप किसी भी कॉस्ट को क्या कर सकते हो बेटा? क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे क्लासीफाई? जैसे अपन ने बोला कि क्लासीफाई मतलब आपको कैसे कर सकते हो? प्रोडक्ट वाइज, पीरियड वाइज, या फिर आप क्या कर सकते हो बढ़िया? प्रोडक्ट, पीरियड एंड आप सोर्सेज वाइज भी कर सकते हो। तो ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ऐसा होता है बेटा कि अगर आपका प्रोडक्ट ए का खर्चा ज्यादा लग रहा है तो उसमें प्रॉफिट आपको कम मिल रहा है, प्रोडक्ट बी में खर्चा कम लग रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो आप बी को ज्यादा प्रमोट करोगे ना कि ए को, क्योंकि आपको वहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल का खर्चा आपने देखा कि अल्लाह ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, जो दूसरा वाला है कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मतलब आप किसी भी खर्चे को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, आप क्लासीफाई करोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि कहां पे आपका ज्यादा खर्चा जा रहा है। पीरियड वाइज होगा तो यू कैन कंपेयर कि भैया लास्ट मंथ में अपना लेबर का खर्चा 1200 रुपए था, इस मंथ में भैया 12,000 कैसे हो गया, ठीक है। आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, जरूर से बढ़ाया है, ठीक है, बट आपका खर्चा 10 टाइम्स कैसे बढ़ गया? आपने प्रोडक्शन तो 5 टाइम्स ही बढ़ाया है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है कि कौन सा कॉस्ट है जो आपको ज्यादा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपन ने ईओक्यू कॉन्सेप्ट को समझा था। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, आप फुल फॉर्म जरूर से लिख लीजिएगा बेटा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हम ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारा परचेज कॉस्ट एंड हमारा कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमारा स्टोरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, ताकि अपना क्या हो गया? परचेज का अगर कॉस्ट मिनिमम आ रहा है भैया, ठीक है, तो अपन आगे अपना जो टोटल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो भी मिनिमम कर सकते हो। उसके बाद अपन ने देखा था बेटा कि प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करनी है, आपने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में एक कॉन्सेप्ट था कॉस्ट प्लस प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहीं पे वही सिंपल सी बात वही चीज कर रहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको पता चला कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा लग रहा है और आपको 20% प्रॉफिट अर्न करना है ऑन अ कॉस्ट, तो आप क्या करोगे? कॉस्ट पे 20% ऐड करोगे, 10 रुपीज प्लस 20% यू विल सेल एट 12। तो ये आपका प्राइस डिटरमाइन करने में आपको हेल्पफुल रहता है कि आपको कितने पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन में आपको हेल्प करता है। फिर आपका आता है बिजनेस पॉलिसी। अब मैनेजमेंट को कैसी बिजनेस पॉलिसी बनानी है उसके लिए बहुत काम, ठीक है। जैसे कि आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, जो आपका एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके पैकिंग में इंप्रूव करना है, उसके एडवर्टाइज करना है। देखो बिजनेस पॉलिसी आपको यहाँ पे जानने मिलती है। अब ये कैसे जानने मिलती है भैया? अगर आपका कॉस्टिंग कम हो रहा है, आप प्रॉफिट ज्यादा बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, तो आप वहां पे आपके पास गैप है, ठीक है, बहुत अच्छा गैप है कॉस्टिंग और सेल के बीच में, तो बीच में प्रॉफिट वाला गैप अगर बड़ा होगा तो मैनेजमेंट रिस्क ले पाएगा। अगर वो जो गैप है वो बहुत कम है, मतलब आपको हार्डली 1-2 रुपए मिल रहे हैं पर प्रोडक्ट से, जो 10-12 रुपए की प्रोडक्ट है, 10% का आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो वहां पे मैनेजमेंट सोचेगा कि क्या मुझे इसमें खर्चा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। तो ये बिजनेस पॉलिसीज आप बना सकते हो। कैसे बनानी है? स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, मतलब आप कॉस्टिंग के हिसाब से आप क्या कर सकोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से आप स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकोगे। स्टैंडर्ड मतलब कैसा? स्टैंडर्ड मतलब ऐसा बेटा कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो तो आप पहले से डिसाइड करते हो कि होटल के रूम का इतना ही खर्चा दूंगा, मतलब इतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। भैया मैं अगर मूवी टिकट लूंगा, ठीक है, कॉर्नर वाली, तो 300 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो आप हर चीज का क्या करते हो? खर्चा डिसाइड करते हो, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड करते हो, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो। जैसे कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिसाइड करके बेटा कि रॉ मटेरियल का खर्चा मेरे को, है ना, पर केजी 2 रुपए से ज्यादा नहीं देना है, 2 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। लेबर का 1 घंटे का काम मेरे को 3 रुपए से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपने डिसाइड कर ली, बट मेरे को ये बताओ क्या डिसाइड करते वैसा होता है? नहीं होता, वरना आपकी क्रश आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये भैया नहीं होता है, तो इसलिए आप क्या करते हो? आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल से मेजर करते हो, और मेजर करते हो और क्या ढूंढते हो? वेरियांसेस ढूंढते हो। वेरियांसेस मतलब डिफरेंसेस ढूंढते हो कि क्या भैया हमने जो सोचा था कि 2 रुपए पर केजी हमें मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, कितने पे पड़ा? अगर आपको 1.5 पे पड़ा, आप बोल गया ला मजा आ गया, ठीक है। आपका भैया क्या हो, आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे आप कम में हो, ठीक है, तो वो वेरिएंस आपका फेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप इंटर में पढ़ोगे। और अगर आपका ज्यादा खर्चा हुआ तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वेरिएंस, ठीक है, अनफेवरेबल वेरिएंसेस। तो उसे बोलते हैं भैया कि आपका जो डिफरेंस आया वो नेगेटिव आया है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे बेटा अभी जो अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट में काफी सारी ड्यूटीज बढ़ गई या फिर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए, या इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको भी पता होगा कि अगर आपके लैपटॉप कभी बिगड़ा होगा, या मोबाइल बिगड़ा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम बिगड़ी होगी, या लगभग हर सेक्टर में ऐसी चीज हो चुकी है कि जो चीजें इंपोर्ट हो रही थी बाहर से डुप्लीकेट टाइप की, वो अभी नहीं मिल रही है। तो वो अभी नहीं मिल रही थी, उसकी प्राइस बढ़ चुकी है भैया,
ठीक है। अब ये कैसे बढ़ चुकी है, इसीलिए क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब देखो कंपनी के पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि उनके पास पता है कि भैया रॉ मटेरियल मेरे पास 1000 केजी ही है, मैं कुछ भी कर लूं पूरे साल में मैं कहीं से परचेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंपोर्ट बंद है या फिर बन ही नहीं रहा या अवेलेबल ही टोटल इतना है मार्केट में, ठीक है। तो जो भी रीजन है, आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आप ट्राई करो कि उस 1000 केजी में से 1 ग्राम भी आपका वेस्ट ना जाए। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर वो खत्म हो गया तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, ठीक है। तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है उससे आप क्या करोगे, बेस्ट यूज कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद अपन ने देखा था बेटा स्पेशल फैक्टर्स काफी सारे देखे थे, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं कि आइडल टाइम को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। मैनेजमेंट को पता चलता है आइडल टाइम का मतलब ये कि जो वेला बैठा होता है ना भाई, काम कर लिया, दूसरा काम करना है, बट दोनों के बीच में अगर उसको आइडल टाइम मिल रहा है तो उसका कैसे यूज करना है, ठीक है। कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, कितनी कॉस्ट लग रही है, वो सब चीजों के लिए भी काम में आता है। फिर अपन बात कर रहे थे इंपोर्टेंस टू वर्कर, ये था इंपोर्टेंस टू मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है। ये बी वाला अपन ने देखा था इंपोर्टेंस टू वर्कर। वर्कर को कैसे काम में लगेगा भैया, वर्कर को ऐसे काम में लगेगा कि कुछ लोग होते हैं फिर, ठीक है, कि भैया 6 बजे छुट्टी होती है तो 5 बजे के बाद काम ही नहीं करते, तो वो वेले बैठे रहते हैं। बट मैनेजमेंट को पता है ये ना 30-40 यूनिट बना दे। अगर मैं इनके सामने टारगेट रख दूं 50 का, तो पहले 50 का टारगेट रखोगे, ठीक है। 50 अगर आपने हिट कर दिया, मतलब अगर आपने 50 प्रोडक्शन किया, 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो आपको 200 रुपए का 500 रुपए का बोनस मिलेगा। अब ये बोनस प्लान आप बना सकोगे, क्यों? क्योंकि आप एफिशिएंट, मतलब जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको प्रमोट करने के लिए कि भैया एफिशिएंट हो जाएगी, जो एफिशिएंट है उसको और मोटिवेट करने के लिए, तो बोनस प्लान आप बनाओगे जिससे वर्कर को काफी बेनिफिट होने वाला है। फिर इंपोर्टेंस टू क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर, अगर आपकी कॉस्ट कम लग रही है, प्रॉफिट आपका ज्यादा है, तो आपकी क्रेडिट वर्दी जो होगी वो क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्रेडिट वर्दीनेस अगर आपकी ज्यादा होगी, मतलब जो इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्ट कर पाएंगे कि हाँ भैया पैसा डूबेगा नहीं, और क्रेडिटर जो होंगे वो आपको क्रेडिट पे माल दे पाएंगे, ठीक है। फिर अपन ने देखा था इंपोर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हेल्पफुल होता है भैया कोई पॉलिसी बनाने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये कॉस्टिंग के ऊपर जितने भी टैक्स लगते हैं, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वाला, तो वो सब चीजें के लिए गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल रहता है। फिर अपन ने देखा था इंपोर्टेंस टू जनरल पब्लिक, भैया सिंपल सी बात है, अगर कंपनी की कॉस्टिंग कम हो रही है, ठीक है, कंपनी की कॉस्टिंग कम हो रही है तो कम प्राइस पे ही बेचेगा, ठीक है। अगर उसको 10 रुपए में पड़ रहा है, 20% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो बेचेगा कितने पे भैया, 12 रुपए पे। वही चीज अगर उसको 5 रुपए में पड़ेगी और 20% प्रॉफिट चाहिए, तो वो बेचेगा कितने में, 6 रुपए पे, ठीक है। हो सकता है कि वो 20 की जगह 40% प्रॉफिट ले, तो भी वो कितने पे बेचेगा, तो भी भैया वो बेचेगा 7 रुपए पे। बट अल्टीमेटली 12 रुपए से तो कम पे पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली अगर कॉस्ट कम हो रही है, मिनिमम कॉस्ट हो रही है, तो वो अल्टीमेटली पास ऑन टू द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइस, ठीक है, मतलब लोअर प्राइस से कंज्यूमर तक जा रहा है। कल जितना भी पड़ा इसको अपन ने पहली ये 12 से 13 मिनट के अंदर अपन ने रिवाइज कर लिया है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहली बात आपको बता दूं कि कभी भी इस रिवीजन को स्किप मत करना। आप बोलोगे भैया थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं जाएगा, भले ही जाए भैया, 2 बार आप पढ़ रहे हो, 2 बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखें। इसके साथ साथ अगर आप डे बिफोर एग्जाम हर लेक्चर का 10-10 12-12 मिनट पहली पहली देख लोगे तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भैया आपके लिए कुछ मेहनत की जा रही है, तो आप जरूर से इसको आराम से देखिए बेटा, ठीक है। प्लीज डू नॉट स्किप। आपको ऐसा लगेगा भैया मैंने तो अभी देखा है, फिर भी देखिए, 2 बार भैया मेरे को बोलने में दिक्कत नहीं आ रही, तो आपको तो सिर्फ सुनना है, ठीक है, प्लीज। अभी मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं बेटा डिफरेंसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हो वो। कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट का अकाउंटिंग करते हैं वो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उस हिसाब से हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने जब पास्ट बैच को पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने ओल्ड सिलेबस भैया तब तो था ही नहीं होगा, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी से मैंने हाईलाइट किया हो, तो आप भी अपने हिसाब से जरूर से हाईलाइट कर लेना। उसके लिए मैं टाइम दूंगा, बट पहले आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया, हाईलाइट तो होता रहेगा। चलो भैया शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्पस की बात करते हैं भैया, ठीक है, आ जाइए। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन द जनरल वे, इट टेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू ओनर एंड आउटसाइडर्स, ठीक है भैया। मैं थोड़ा सा चिपक गया हूँ, अब चिपक इसलिए गया हूँ क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि मेरे कैमरे ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मतलब बैटरी उसकी चली गई लगती है। बट ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैंने लेक्चर शुरू किया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। देखो आप पढ़िए बेटा, जो सबसे पहला क्या लिखा है आपका, एक सेकंड में वेस्ट नहीं करूंगा, डू नॉट वरी बेटा, ठीक है। सबसे पहला बेटा आपका क्या लिखा है, एक सेकंड में फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि कैमरा वाला बीच में, हाँ बेटा।
देखो सबसे पहले वाला क्या लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है टू ओनर एंड द अदर आउटसाइडर्स। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपने देखा था, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मेक अ रेशनल डिसीजन। याद होगा शायद आपने अकाउंटिंग में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो बेटा। हाँ, तो ये क्या है भैया, ये कहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को बताते हो और फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, मेरे को कोई बताएगा बेटा कमेंट करके, इवन आप रिकॉर्डेड देख रहे हो प्लीज कमेंट करना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है बताइए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये बेटा बात कर रहा है आपके बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में बेटा, बैलेंस शीट के बारे में। और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं। तो ये बात कर रहा है भैया कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, इसके साथ साथ आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाएगा। और किसको दिखाएगा भैया, मैनेजमेंट को दिखाएगा, ओनर्स को दिखाएगा एंड अदर आउटसाइडर। अदर आउटसाइडर मतलब यहां पे आप लिख सकते हो भैया यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने देखा था भैया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंपोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, बट इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, ओनर को करता है, मैनेजमेंट को करता है, इसके साथ साथ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आउटसाइडर का मतलब है यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, यूजर कौन कौन से आते थे, किसी को याद है तो एक बार कमेंट जरूर से कर दो। अरे भाई रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपकी कमेंट्स को लाइक एंड लव जरूर से करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को जरूर से कमेंट करिए। ओके बेटा, तो क्या क्या होता है मेरे को कोई बताएगा, यूजर्स कौन से होते हैं। हाँ भैया पता है मेरे को, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मतलब जो अपने इंटरनल कनेक्टेड होते हैं, एक्सटर्नल जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल यूजर की अगर अपन बात करें, हम आ गए भैया। ठीक है, इंटरनल यूजर की बात करें तो काफी सारे यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का होते हैं। बाइफरकेट नहीं करा, मैं सीधा आपको बता देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, आपके क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, ओनर्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं जनरल पब्लिक हो गई, गवर्नमेंट हो गई। ये सब कौन है भैया, ये आपके कौन है भैया, ये आपके यूजर्स है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बताते हो, फाइनेंशियल पोजीशन बताते हो किसको, ओनर को एंड आउटसाइडर को। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। भैया मेरे को ये बताओ, आपकी कंपनी चल रही है, ठीक है बेटा, आपकी कंपनी चल रही है और आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो। ठीक है, कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो। अब मेरे को ये बताओ, टाटा अपनी कार बनाएगी और फॉर एग्जांपल जो कार उनकी है, अपन कार ले लेते टाटा की टियागो। ठीक है, अब टियागो कार का सबसे बेसिक मॉडल 7 लाख में बिक रहा है या 7680 अराउंड बिक रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 में बिक रहा है। अब मेरे को ये बताओ उसको बनाने में कितना खर्चा लगा, कितना कॉस्ट लगा। क्या वो जनरल पब्लिक को बताएगी क्या कि भैया 3 लाख में गाड़ी बनती है, ऐसा बताएगी? नहीं बताएगी भाई। भैया प्रॉफिट एंड लॉस जरूर से बताओगे, ये कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, ये तो भैया पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको भी टाटा का या कोई भी कंपनी का चाहिए, आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, पीएनएल भी मिल जाएगा, बैलेंस शीट भी मिल जाएगी। इसी के हिसाब से तो शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये मैनेजमेंट के लिए, ओनर्स के लिए। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग क्या है भैया, इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट प्रॉपर, किस लिए भैया, प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकेगा कि भैया कितना में प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑपरेशंस कैसे चलाने चाहिए, कैसे कॉस्ट पे कंट्रोल करना चाहिए, एंड वो बाकी सारे भी डिसीजंस लेगा। बिजनेस पॉलिसी एंड सारी चीजें अपन ने देखी वो। ठीक है, तो पहला चीज आपको समझ में आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसको, मैनेजमेंट, ओनर एंड आउटसाइडर। यहाँ पे बात करें, ये मैनेजमेंट को ही सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कॉस्टिंग के बारे में, और क्यों देगा, प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर अपन देखते हैं दूसरा वाला। चलिए, तो भैया दूसरा वाला आपको क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला आपको लिखा हुआ है, दीज अकाउंट्स आर केप्ट इन सच अ वे एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये भैया कैसे रखते हैं, हम कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करते हुए भैया इसको अपन रखते हैं। और जब भी अपन बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, दिस अकाउंट्स आर जनरली केप्ट voluntarily to meet the requirement of the management, but now the companies act it obligatory to keep records in some manufacturing industry। भैया देखो, ये जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे ना, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये आपको रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है और आपको इनकम टैक्स एक्ट को भी फॉलो करना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज के लिए है, बट बाकी इनकम टैक्स एक्ट को भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपका कितना टैक्स लगे वो कैसे पता चलेगा, जब आप बुक रखोगे तब। ठीक है, तो ये तो आपको लॉ के हिसाब से करना ही पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपलसरी है, नहीं है रे, कैसे है भैया, मेरे को नहीं करना है, कितना कॉस्ट लग रहा है, भाड़ में जाए, मेरे को नहीं करना है भैया, अपने ऊपर। ठीक है,
ये इसका नहीं बोल सकते क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा, टैक्स देना है भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी आप एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स लगता है, बट वो डायरेक्टली लग जाता है अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है। तो ये वॉल्यूंटरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसा है, वॉल्यूंटरी है। बट हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कंपनीज एक्ट के हिसाब से उनको ऑब्लिगेटरी किया गया है भैया कि आपको रखना पड़ेगा कुछ कंपनीज को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आउटसाइडर्स की जगह अगर आपको लगना है कि यूजर ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप लिख सकते हो आउटसाइडर की जगह। तो आपको अगर यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक बार यहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ोगे आपको दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं उतना डेप्थ में पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको बाकी किसी के लेक्चर से शायद वे भी आपको हर चैप्टर में एक आध घंटा ज्यादा मिल जाए, बट यही पढ़ाते हैं भाई अपन मस्त तरीके से, सब मस्त ही पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। इट क्लासिफाई रिकॉर्डिंग एंड एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन सब्जेक्टिव मैनर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस। और यहाँ पे क्या है, इट रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर इन ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच द कॉस्ट आर इनकर्ड। देखो यहाँ पे पर्पस से मतलब प्रोडक्ट ए के लिए किया है या प्रोडक्ट बी के लिए किया है, ऐसे अपन रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे अपन क्या देखेंगे भैया, नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर देखेंगे, मतलब कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर, उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिनेंशियल में नेचर वाइज और यहाँ पे पर्पस वाइज। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट वाला, इट लेज एम्फेसाइज, ठीक है, ये किस पे ज्यादा फोकस करता है, ऑन ए रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट। मतलब इसका भैया फिनेंशियल स्टेटमेंट का मेन एस्पेक्ट है रिकॉर्ड करना, अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना है भाई। इट प्रोवाइड द डिटेल सिस्टमेटिक of the control for a material labor and overhead cost with the help of a standard costing and budgetary costing। देखो यहाँ पे फिनेंशियल कॉस्टिंग में मेन आपका क्या है भैया, रिकॉर्डिंग का एस्पेक्ट है, जबकि कॉस्टिंग में मेन एस्पेक्ट क्या है भैया, कंट्रोल करने का एस्पेक्ट है। कॉस्टिंग आप क्यों करते हो, कॉस्ट को कम करने के लिए, मतलब आप कंट्रोल करने के लिए करते हो, सिर्फ देखने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए तो नहीं करते हो ना। बट फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कंट्रोल नहीं करना है भाई, वहां पे अपन देखने के लिए करते हैं कि कितना अपना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग का एस्पेक्ट है, कॉस्टिंग में कंट्रोल का एस्पेक्ट है। इसलिए अपन स्टैंडर्ड और बजटरी कंट्रोल बनाते हैं। स्टैंडर्ड और बजटरी अपन आप आगे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैंने कल बता दिया था। इट रिपोर्ट्स द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। ये क्या करता है भैया, कब रिपोर्ट बनता है, नॉर्मली, यूजुअली का मतलब है नॉर्मली, बीच में भी आप बनता है भैया, क्वार्टरली बनता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, पता है, हाफ ईयरली रिजल्ट आता है। शेयर मार्केट अगर आप कोई कर रहा होगा तो उनको पता होगा कि भैया रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आया, शेयर एकदम से बूम मार गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन आपको कब, यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट एज एंड व्हेन डिजायर्ड। मतलब डिजायर्ड का मतलब होता है जब चाहिए, ठीक है। ये कॉस्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कब मिलता है, कब प्रोवाइड करता है, जब मैनेजमेंट को चाहिए तब वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी तक हमने 4 चीजें देखी, बहुत इजी वाली, ठीक है। अब 5 चीजें सी है, बहुत इजी वाली, मैं एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। ऑलमोस्ट मैं टॉपिक को पढ़ाने के बाद तुरंत के तुरंत रिवाइज करवाता हूँ, नेक्स्ट डे भी रिवाइज करवाता हूँ, मतलब एक चीज को मैं लगभग 3 बार पढ़वा देता हूँ फटाफट से। चलिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करते बेटा। ठीक है, आ जाइए बेटा। हाँ, ओके, ये जो है ना बेटा, प्रशुन बोल रहे हैं कि भैया आप तो पेड क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा कहीं को बोल रहे हैं कि कमेंट कर देना रिकॉर्डिंग के बाद, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन तो आपने दिया नहीं है एप्लीकेशन में, तो कैसे कमेंट करेंगे। हाँ बेटा, देखो ये क्लास ना, ये अभी जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग ये पूरा पेड ही है, मेरे को पता है। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की वैसे डिमांड काफ़ी आ रही है कि सर कुछ पार्ट और डाल दीजिए अकाउंट एंड कॉस्टिंग का, ठीक है, या कोई अदर सब्जेक्ट का। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉस्टिंग का बुक में काफ़ी मतलब 70% सेम है, तो ओल्ड एंड न्यू दोनों को हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पोर्शन शायद मैं फ्री में अपलोड कर दूँ सभी के लिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। और इससे लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ भैया कैसे पढ़ना है, क्योंकि कॉस्टिंग वाला पार्ट है जो आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। तो तगड़ी तरीके से आपका जितने भी स्टूडेंट्स शायद मैं अपलोड कर रहा हूँ, और अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये डेफिनेटली पेड क्लास ही है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने पेड क्लास वालों से लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है बेटा, इसलिए मैं कमेंट का बोल रहा हूँ, ठीक है, शायद मैं अपलोड करूँगा तो की बात है, ठीक है। चलिए, ऐसा है, ठीक है। और अगर मैंने अपलोड कर दिया है अभी, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, फ्री में देख रहे हो, तो भैया एंजॉय कर रहे हो तो लाइक ज़रूर से करिए, शेयर करिए, प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग ज़रूर से दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है, पेमेंट नहीं चाहिए, इतना तो आप कर सकते हो। चलिए भैया, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। Financial accounts are the accounts of the whole business.
डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट ऑफ अ होल बिजनेस। और भैया कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट एंड जॉब एंड सर्विस। भैया यहाँ पे समझ में आया, आप प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे को ये बताओ, आप अगर 4 प्रोडक्ट बेच रहे हो, 4 प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ए बी सी और डी, मेरे को ये बताओ आप प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनाते हो, प्रोडक्ट ए का अलग, प्रोडक्ट बी का अलग? नहीं भैया, होल बिजनेस का बनाते हैं। जबकि कॉस्टिंग का प्रोडक्ट वाइज करते हो कि ए का कॉस्ट कितना, बी का कॉस्ट कितना, सी का कॉस्ट कितना। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये होल बिजनेस का होता है, ये आपको प्रोडक्ट और जॉब और सर्विस वाइज आपको यहाँ पे पता चलता है। Seventh, costs are reported in aggregate. The costs are reported in aggregate in a financial account. भैया जो कॉस्ट होती है ना वो टोटल में लिखी जाती है, टोटल में लिखी जाती है आपकी भैया, ठीक है। मतलब अगर आप बोलोगे कि भैया मेरा ना मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा होता है, ठीक है, तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस अपन टोटल लिखते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग का कोई खर्चा टोटल में लिखते हैं, समझ में आए। बट कि जबकि कॉस्टिंग में अपन क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे कि भैया मटेरियल का पर यूनिट में कितना लगा, ठीक है, लेबर का पर यूनिट कितना लगा, तो यहाँ पे अपन पर यूनिट में लिखते हैं, यहाँ पे अपन टोटल में। भैया पर यूनिट में क्यों लिखते हैं बेटा, पर यूनिट में इसलिए लिखते हैं ताकि अपने को पता चले कि टोटल एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना लगा, वही तो अपने को अल्टीमेटली चाहिए, ठीक है। हाँ बताइए अनीश, बताइए क्या है भैया गुड न्यूज, ठीक है। 7th वाला हो गया, अब आते हैं 8th वाला। Nature of the transaction, financial accounts relate to commercial transactions of the business and includes all the expenses, manufacturing, office, selling and distribution, सारे expense यहाँ पे cover हो जाएंगे, ये commercial transaction से related है। Cost accounts related to transaction connected with the manufactures of the goods and services and include only those expenses which enter into production। भैया ये कहना चाहता है ये कि भैया ये जो है ना वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है सबको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन के रिलेटेड खर्चे होंगे, वही यहाँ पे कैप्चर होंगे। तो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि भैया कैसे होंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में अपन देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अल्लाह भैया ये चीजें नहीं आती है, हाँ नहीं आती कुछ चीजें, ठीक है। क्या क्या चीजें नहीं आएगी वो आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा। 9th वाल इन्फॉर्मेशन की बात करते बेटा, मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन इज ओनली यूज, मतलब यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन का यूज होता है। अगर रेंट का खर्चा इतना है भैया उतना, आपने कभी मेरे को ये बताओ, आपने सेल लिखा तो सेल वैल्यू लिखा, कभी आपने ऐसा लिखा ब्रैकेट में कि 500 यूनिट का सेल? नहीं, हम यूनिट में देखते नहीं, हम भैया क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, टोटल में लिखते हैं। परचेज यूनिट से मतलब ही नहीं है, परचेज कितने का कभी आपने देखा? हाँ, अगर आपको परचेज को कैलकुलेट करना है तो आप यूनिट का यूज कर सकते हो, पर यूनिट परचेज की कॉस्ट को यूज कर सकते हो। बट क्या आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया? नहीं दिखाते भैया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, जबकि कॉस्टिंग में आप क्या करते हो भैया, आप नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन भी दिखाते हो। जैसे कि आपको क्या भैया, आपका यूनिट वाइज दिखाना है तो आप यूनिट्स भी दिखाओगे कि इतना खर्चा इतना यूनिट का, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन भी यूज करते हो। फिर अपन बात करते हैं फिगर्स, फिगर्स के बारे में। हाँ वो वाली नहीं हरामियों, यहाँ पे फिगर्स मतलब डिजिट्स वाली फिगर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स डील विद द एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या करता है, एक्चुअल फिगर बताता है। मतलब रेंट कितना खर्चा हुआ वो दिखाता है, एक्चुअल में कितना हुआ वो दिखाता है। जबकि अगर अपन बात करें एक्चुअल में हुआ मतलब पेड का नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितना ड्यू हुआ अक्रूवल बेसिस पे उतना दिखाएगा, मतलब एक्चुअल कितना अक्रू हुआ वो दिखाएगा, ठीक है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, डील विद द पार्शियली फैक्ट एंड पार्शियली एस्टिमेट। क्यों भैया एस्टिमेट क्यों आया भैया, देखो पहली चीज हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसका कंपेयर करता है एक्चुअल के साथ। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएंसेस ढूंढना है, वेरिएंसेस मतलब डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो भैया हमने स्टैंडर्ड कैसे बनाए, एस्टिमेट करके ही तो बनाए कि भैया कितना खर्चा होगा। आई नो एस्टिमेट एंड स्टैंडर्ड इज बोथ अ डिफरेंट थिंग, वो अपन इंटर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं आपको समझाने बोलूं, ठीक है, तो आप ऐसे ही करते हो, एस्टिमेट करोगे, हाँ 2 रुपए का खर्चे से मेरे को ज्यादा नहीं करना है, तो ये एक्चुअल में 2 रुपए हुआ नहीं है, हम चाहते कि इतना नहीं होना चाहिए। मतलब ये पार्शियली फैक्ट होता है, मतलब पार्शियली फैक्ट मतलब जब एक्चुअल होगा तब वो एक्चुअल है, वो फैक्ट है, ठीक है। और जो आप एस्टिमेट करते हो वो, तो यहाँ पे आपका पार्शियली फैक्ट एंड पार्शियली एस्टिमेट होता है। फिर 11th आता है आपका रेफरेंस के बारे में बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं उसको। In devising and operating a system of financial accounting, reference can be made in a case of difficulty to companies law। अब देखो कई बार क्या होता है कि केस होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी की ब्रांडिंग यूज कर ली, या आपने किसी की चॉकलेट यूज कर ली, अपना रैपर लगा के भैया आगे बेच दिया, तो इससे क्या होगा, सामने वाला केस करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ऐसे केस में अगर आपका कोई ऐसा केस हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको डिसीजन नहीं मिल रहा, तो पास्ट के जो जितने भी केस होंगे, कोई ऐसा कोई रिलेटेड केस होगा, तो उसमें क्या जजमेंट आया उसके हिसाब से क्या इस आपका केस का भी जजमेंट दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो नो सच रेफरेंस इज पॉसिबल, गाइडेंस कैन बी हैड ओनली फ्रॉम अ बॉडी ऑफ द कन्वेंशन फॉलोड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होता कि कितना कॉस्ट होगा लास्ट का अपन देख के
पास्ट का देख के अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि किसी कंपनी को कितना लग रहा है तो अपने को कितना लगेगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, 12th वन, थोड़ा सा ऊपर इसको भी कर देते हैं। आज फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन एफिशिएंसीज। देखो भैया ये एफिशिएंसी के बारे में बात ही नहीं करता, लेबर का कितना खर्चा हुआ, ठीक है, सैलरी 1,20,000 तो 1,20,000, ऐसा नहीं दिखा था कि भैया एफिशिएंसी कितना है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करता है कि कितनी एफिशिएंसी से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एफिशिएंसी जानने के लिए आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हो और एफिशिएंसी जानते हो कि भैया इतना प्रोड्यूस होना चाहिए। आप क्या करते हो, वर्कर को क्या करते हो भैया, बोनस प्लान बनाते हो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का मेजरमेंट हो सकता है, बाकी फाइनेंशियल में नहीं होता। स्टॉक वैल्यूएशन, ये चीज आप बहुत ध्यान में रखना क्योंकि मैं गारंटी के साथ अगर मैं एग्जाम लूं तो मैं यहाँ पे काफी लोगों को घुमा के रख सकता हूँ। कैसे घुमा के रखूंगा पता है आपको? अगर पता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, और वो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि आपको कितना रियलाइज हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा है, अल्टीमेटली एनआरवी लिखना चाहिए क्योंकि अगर सेलिंग एक्सपेंस हो तो यहाँ से माइनस करना चाहिए, बट यहाँ पे एनपी लिखा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है, जबकि आप क्लोजिंग जब आप यहाँ पे वैल्यू कर रहे हो, कहाँ पे? कॉस्टिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप कर रहे हो तब आपको स्टॉक को कॉस्ट से ही वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आप एनआरवी लोअर नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है, आप सारी चीजें कॉस्ट पे ले रहे हो, आपको इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मैंने भैया 5 रुपए का रॉ मटेरियल लाया, लेबर इतना लगाया, ठीक है, ओवरहेड इतना लगा, आपने टोटल किया, फिर आप बोलोगे आइला मेरे पास अभी भी 2 kg का रॉ मटेरियल तो पड़ा है, तो वो खर्चा माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा। अब वो माइनस आप करोगे, बोलोगे कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट है 2 रुपए का। ठीक है, और आप देखोगे एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस कितना है, 1 रुपए। तो अब अगर 1 रुपए को माइनस करोगे, आपने लगाया कितना? कॉस्ट लगाया था 5 kg का 5 रुपए। अब आप माइनस करोगे सिर्फ 1 रुपया 2 kg का, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, इसलिए भैया कॉस्ट पे ही माइनस करते हैं। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कैसा करते हैं भैया, यहाँ पे तो चलो समझ में आ गया, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर कैसे करते हैं? वैसे मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंट में समझा दिया है, बट फिर बता देता हूँ। हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म को, मतलब हम फोर्सेबल लॉसेस को दिखाते हैं बट फोर्सेबल प्रॉफिट को नहीं दिखाते। तो अगर आपका कॉस्ट है भैया 2 रुपए का, बट उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 1 रुपए, तो हम यहाँ पे तुरंत ही लॉस रिकॉर्ड कर देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसीलिए अगर देखो आपको पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट भी कम आएगा, क्योंकि उनका क्या होता है भैया, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो जीपी कम आएगा। क्यों? सुनो सुनो सुनो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रैक्टिकली। ऐसे होता है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अगर आपका ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है, ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेस आपको दिया हुआ है 10 रुपए का, आपको यहाँ पे जीपी दिया हुआ है बेटा 10 रुपए का, 10 नहीं लेते 12 लेते, तो टोटल हो गया 22। ठीक है, आपका सेल यहाँ पे आपको सेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 18, और आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 4। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये आपका है कॉस्ट 4 रुपए का, बट इसकी अगर मार्केट प्राइस और एनआरवी की बात करें, तो अगर आपको मार्केट प्राइस और एनआरवी अगर आपको यहाँ पे दी गई है, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं 3 रुपए की। ठीक है, अब देखो अगर आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज पे लोअर पे लिखना है, तो कॉस्ट कितनी है? 4 है, और एनआरवी कितनी है? 3 है, तो आपको लिखना कितना चाहिए? 3। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, 3 करोगे, तो टोटल कितना हो गया? 21। यहाँ पे भी 21 करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, 12 की जगह 11। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो आपका जीपी भी कम होगा। ठीक है, तो इसे अल्टीमेटली आपने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। हाँ भैया कैसे? क्योंकि आपने 4 की जगह 3 पे दिखाया, 1 रुपए क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, 1 रुपए कम दिखाया तो अल्टीमेटली आपका जीपी कम हो गया, मतलब आपने वो 1 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है भैया, डिटेल में मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, इस तरीके से इसीलिए अपन कॉस्ट और एनआरवी फीचर इस लोअर पे लगाते हैं। लास्ट वन 14 वाला देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is a positive science because it's subject to legal rigidity with regard to the preparation of the financial statement। मतलब लीगल चीजों को फॉलो करता है भैया, लीगल जितनी भी चीजें दी है, ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है, इसका ये रूल है, उसको फॉलो करते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इंक्लूड द टेक्नोलॉजी ऑफ बजटरी। देखो भैया ये पॉजिटिव साइंस तो है ही, ठीक है, बट इसके साथ साथ ये नॉर्मेटिव साइंस आपको कैसे बोला है कि भैया जो टेक्निक्स दिए ना उसी के हिसाब से अपने को चलना है। यहाँ पे लीगल रिजिडिटी है, मतलब लीगल चीजों को ही फॉलो करना है। यहाँ पे लीगल के साथ साथ आपको क्या करना है, टेक्निक्स एंड मेथड्स जो दिए कॉस्टिंग के उसे भी आपको फॉलो करना है। चलिए, तो भैया फटाफट से 14 पॉइंट्स में फिर से आपको बता देता हूं और आप जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है, जितना जितना येलो है उतना आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल अकाउंटिंग ओनर को एंड अदर आउटसाइडर मतलब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि कॉस्टिंग प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को क्या, कॉस्टिंग के डेटा, प्लानिंग एंड ऑपरेशन कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिक्वायरमेंट्स टू कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स को फॉलो करने के लिए अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप वॉल्यूंटरी करते हो, बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये ऑब्लिगेटरी भी किया गया है। थर्ड में रिकॉर्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंस के हिसाब से करेगा। रिकॉर्ड मतलब कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू का है तो पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में वो पर्पस वाइज करता है, कौन से पर्पस के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए बनाए उस हिसाब से करता है। फोर्थ वन कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट होता है कि रिकॉर्ड करना है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बेटा, कंट्रोल भी करना है, तभी तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फायदा होगा। फिफ्थ वन ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को पता चलती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग अपन तब बनाते हैं जब अपने को रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, डिजायर होती है। इतना हाईलाइट कर लो पांचों पांच को फटाफट से। चलिए आई होप आपका हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे क्या है भैया, आ जाइए। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक काम करिए, आप खुद पढ़िए और हाईलाइट करते जाइए फटाफट से। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सिंपल सी बात है बेटा, देखो दो चीजें आती है, एक आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या चीज है भैया? कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट का डेटा दिखाता है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल का डेटा दिखाता है, और ये दोनों का यूज करके मैनेजमेंट क्या करता है, एक भैया डिसीजन लेता है, इंपोर्टेंट डिसीजंस लेता है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम होता है दोनों का यूज करना और इंपोर्टेंट डिसीजन लेना, ठीक है। तो चलो अभी पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्राइमरी कंसर्न विद द मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट व्हिच हेल्प द मैनेजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट, ऐसी टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे विच हेल्प मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा इन एस्टैब्लिशिंग प्लान फॉर रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो प्लान बनाने में उसको हेल्पफुल करेगा। और इसको कैसे हेल्पफुल करेगा? रेशनल डिसीजन फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एक इंपोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। रेशनल का मतलब होता है इंपोर्टेंट, रेशनल का मतलब होता है बेटा इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये है कि मैनेजमेंट को कॉस्टिंग डेटा एंड फाइनेंशियल डेटा मिलता है और उसके ऊपर से वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। चलिए अब आ जाते हैं और डिफरेंस जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी किसका डिफरेंस है? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट का डेटा प्रोवाइड करता है, कॉस्ट के ऊपर फैक्ट रहता है, डिपेंड रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहता है? कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट दोनों का यूज करता है और डिसीजन लेता है।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा की कॉस्टिंग? भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें आती है, कॉस्ट एंड फिनेंशियल, जबकि ये कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डील विद इट एसरटेन एलोकेशन एंड अपोर्शन एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट, ये सिर्फ कॉस्ट के बारे में ही बात करता है। ठीक है, एसरटेनमेंट, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड अकाउंटिंग करता है किसका? कॉस्ट का। इट डील विद द अफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑन द बिजनेस। ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ अ कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट आपने आइडेंटिफाई की, ठीक है, कॉस्टिंग के हिसाब से उसका इंपैक्ट क्या आएगा बिजनेस के ऊपर, उसके साथ ये डील करता है मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड बेस फॉर मैनेजमेंट, ये बेस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, क्योंकि कॉस्टिंग पता चलेगी तभी तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। तो ये कॉस्टिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। इट डिराइव फ्रॉम बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो आपको दिख रहा है ये भैया कैसे डिराइव होता है, दोनों का यूज करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या दिया बेटा? अच्छा, फिर दिया है इट हेल्प्स इन कलेक्शन कॉस्टिंग डेटा फॉर द मैनेजमेंट। ये भैया हेल्पफुल रहता है, क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग डेटा को कलेक्ट करना है। जबकि यहाँ पे बात करें, इट इज अ great degree of relevance and objectivity as the management accountant has a clear idea on the type of cost and item requiring analysis and state specific problem of the business। भैया देखो, ये कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही रिलेवेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वाला होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को पहले से पता होता है कि उसको कौन सा डेटा चाहिए, कैसी कॉस्ट चाहिए और कैसा एनालिसिस चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे हेल्पफुल रहता है? कॉस्ट डेटा कब चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये क्या रहता है? हेल्पफुल रहता है। फोर्थ वन, स्टेटस की बारे में बात करें, स्टेटस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट कम आफ्टर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मतलब पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट आएगा, उसके अंदर दो आएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज जस्ट सीनियर, इसको सीनियर बोलेंगे भैया। ओके, आउटलुक, कॉस्ट अकाउंटेंट हैज अ नैरो अप्रोच। नैरो अप्रोच का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा अप्रोच रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ फोकस किस पे करता है? अल्लाह मेरे को कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, वो कॉस्ट को ही देखेगा। जबकि मैनेजमेंट कॉस्ट को तो देखेगा, बाद में फाइनेंशियल को भी देखेगा, अल्लाह मेरा सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इसका नैरो अप्रोच होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्ट अफेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस अलॉन्ग विद द कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस तो करता है, बट पूरे बिजनेस पे कॉस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी ये जरूर से देखता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा सिक्स वाला, टूल्स एंड टेक्निक। इट हैज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एज अ बेसिक टूल ऑफ द टेक्निक। मतलब इसके पास कौन से टूल्स है भैया? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है। ठीक है, मतलब टूल्स मतलब क्या क्या चीजें हेल्पफुल रहती है कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पे अपने को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास ये सब चीजें तो है ही, इसके साथ साथ उसके पास फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, रेशियो एनालिसिस भी है जो फाइनेंशियल वाली है। मतलब इसके पास कॉस्ट की क्या बोलते हैं, कॉस्ट की टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड्स ने वो सब चीजें तो है ही, बट इसके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, सारी चीजें। स्कोप की बात करें, इट डज नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंक्लूड नहीं करता, ऑब्वियस बात है, दोनों अलग अलग चीजें, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड करता है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल दोनों को। पीरियड ऑफ प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग रहता है। ठीक है, कॉस्टिंग अपन शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए करता है, जबकि ये जो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेता है कि कैसे बिजनेस पॉलिसी बनानी है, क्या बिजनेस प्लान होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड असिस्टेंस, इट मियरली असिस्ट द मैनेजमेंट, ये सिर्फ मैनेजमेंट को काम करने में हेल्प करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट, थोड़ा ऊपर ले आता हूं, असिस्ट एंड इवेल्युएट द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। मतलब ये हेल्प तो करेगा, इसके साथ साथ मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है इसे भी इवेल्युएट करेगा। 10th वन, इट्स अ हिस्टोरिकल अप्रोच। इसमें सिर्फ आपको हिस्टोरिकल डेटा ही देखने को मिलेगा कॉस्ट में, कि भैया कितना खर्चा हुआ। ठीक है, कॉस्टिंग का पूरा डेटा निकालोगे कि इतना इतना खर्चा हुआ, ये हिस्टोरिकल अप्रोच होगा, मतलब पास्ट वाले डेटा पता चलेगी। जबकि ये मैनेजमेंट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब पास्ट के डेटा के ऊपर तो फोकस करेगा और फ्यूचर में एम करेगा कि मेरे को भैया, मेरे को क्या करना है, कितना सेल बढ़ाना है, कितना कॉस्टिंग कम करना है। तो ये मैनेजमेंट का क्या होता है, बिजनेस पॉलिसी बनाता है, वो फ्यूचरिस्टिक होता है। ठीक है, इट कैन बी इंस्टॉल विदाउट मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट के बिना भी चल सकता है। इट नीड्स द फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग अकाउंट, मतलब मैनेजमेंट देखो, कॉस्टिंग कॉस्टिंग के ऊपर अगर मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो भी कॉस्टिंग तो अपना काम कर सकता है, बट मैनेजमेंट के नीचे अगर दो लोग नहीं है, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल, अगर ये दोनों है ही नहीं तो मैनेजमेंट काम कैसे करेगा? इट नीड्स द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज इट्स बेस फॉर इंस्टॉलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर से एक और बार फटाफट से यहाँ से हाईलाइट करते जाइए और पढ़ते जाइए, अगर समझ में नहीं आता मेरे को बता दीजिए। अगर अभी तक प्यारी सी कमेंट नहीं किए तो जल्दी से करिए भाई।
हो गया ये दोनों का। देखो पढ़ते टाइम आपको मतलब हाईलाइट करते टाइम पढ़ते भी जाना है, हाँ भैया ये चीज़ है वो चीज़ है, ठीक है। अभी न्यू बुक तो किसी को डिलीवर नहीं हुई होगी ना, मतलब फिजिकल वाली, ऑनलाइन तो आ गई है अलग सी बात है, मतलब डिलीवर तो अभी तक हुई नहीं है ना किसी को, स्टार्ट ही नहीं करा होगा शायद। ऐसे भी यार डिलीवरी में ओल्ड बुक में भी एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता है, एक महीना तो नॉर्मल बोल के चलते हैं, बट कई स्टूडेंट मेरे को कॉल करते हैं भैया क्लासेस आपके शुरू हो गए, पेड क्लासेस लिया हुआ है बट मेरे को बुक ही नहीं मिली, मैं करूँ क्या, ठीक है। और हम पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ाते ताकि ऐसा ना हो स्टूडेंट की भैया इसमें से कुछ रह गया। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कराते हैं, जो ऐसा लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको अपन क्या करते हैं थोड़ा स्किप करते जाते हैं। जैसे कॉस्टिंग में ओरिजिन वाला देखा तो ये इसमें कोई मतलब का नहीं है टाइम वेस्ट करने का। फुल स्क्रीन करो क्या, देख लो। अब जब आप रिवाइज करो तब जितना हाईलाइट किया उतना ही करोगे तो भी इनफ है, ठीक है। तो अपन ने जैसे लॉ में किया इकोनॉमिक्स में किया वैसे ही कॉस्टिंग में भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अकाउंट की तो रिवीजन नोट तगड़ी वाली बनाई हुई है, ठीक है। और वो भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, या मेरा नंबर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाता है, ये वाला नीचे जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए भैया हो गया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो बेटा, आ जाइए। और नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, स्कोप स्कोप ऑफ अकाउंट, सॉरी स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। स्कोप अपन देखने वाले हैं, स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग। तीन चीजें यहाँ पे ऐड की गई है, इसके बाद अपने को देखना है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में भी अपन कल मतलब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। स्कोप तक अपन आज अपन देखने वाले हैं, स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। तीन चीजें ऐड करते हैं, कॉस्ट एसरटेनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये तीनों चीजें क्या है पहले मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ, ताकि आप जब अब मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तब आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आपको अगर लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और या आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, एज अ सीए, तो आपको पूछेंगे कि आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे, कॉस्ट आइडेंटिफाई। अब मेरे को ये बताओ, किसी चीज को आपको कंट्रोल करना है तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको बोला कि हमें कॉस्ट कम करना है, अगर आपको ऐसा बोले कि हमें कॉस्ट कम करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे कि भैया कॉस्ट कितनी लग रही है तो मैं कम करूँ ना। तो आप पहले कॉस्ट क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले कॉस्ट को आपने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके आप क्या करोगे, एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। रिकॉर्ड करोगे, रॉ मटेरियल का खर्चा कितना है क्लासीफाई कर दोगे, ठीक है। प्रोडक्ट का खर्चा कितना है, पीरियड का खर्चा कितना है आप क्लासीफाई करोगे उसमें सॉरी सॉरी, उसको आप एनालिसिस करोगे कि हाँ भैया इस पीरियड में ज्यादा खर्चा लग रहा है, कहीं ना कहीं क्यों लग रहा है, रॉ मटेरियल में यार इतना प्राइस क्यों बढ़ रहा है डे बाय डे, वो सब चीजों को आप एनालाइज करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे, फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसे कंट्रोल करने का ट्राई करोगे कि भैया यहाँ पे हम ना कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन तीन चीजें हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी, कि पहले कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, उसे बोलते हैं कॉस्ट एसरटेनमेंट, फिर आप बोलते हो कि रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो, एनालाइज करो, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड वाला अपन जो बोलते हैं, आई एम सॉरी, और थर्ड वाला जो अपन बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। आई होप आपको तीन स्कोप के बारे में समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी के तीन स्कोप है। सबसे पहला कॉस्ट एसरटेनमेंट, एसरटेनमेंट का मतलब होता है टू फाइंड आउट, फाइंड आउट। It deals with the collection and analysis of our expense, measurement of the production of the different product at the different stage of manufacture, and linking up of the production with the expenses.
In fact, the varying procedure for the collection of expense gives rise in the different system of the costing as a historical or actual cost, estimated cost, standard cost, etc. Again, in varying the procedure for a measuring of the production. भैया ये सिंपल सी बात करें कि आप अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग को मेजर कर सकते हो, या तो आप एक्चुअल डेटा को यूज कर सकते हो, या तो आप एस्टिमेट कॉस्ट का यूज करोगे, या तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसीजर से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी कॉस्ट लग रही है या कितनी कॉस्ट लग सकती है या कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, तीन चीजें, ठीक है। देखो, एक्चुअल डेटा कितनी कॉस्ट लगी, एस्टिमेट कॉस्ट कितनी कॉस्ट लग सकती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ठीक है। तो एस्टिमेट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में आई होप आपको डिफरेंस में समझ में आ गया, ठीक है। Resulting in different method of the costing such as the specific order costing, operating costing. For linking up of the production with the expense, the different technique of the costing such as marginal costing technique and the total cost technique, direct cost technique have been evolved. मतलब काफी अलग अलग टेक्निक से इसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपका हो गया भैया मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक, टोटल कॉस्ट टेक्निक, डायरेक्ट कॉस्ट टेक्निक, ये सब चीजें क्या है नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। वो सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स को मैं आपको समझाने वाला हूँ। कॉस्ट असेसमेंट मतलब आपको फाइंड आउट करना है, अलग अलग तरीके से कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे हाईलाइट करेंगे डील विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है। ओके, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड लिंकिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन विद द एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट which begin with the recording, भैया सबसे पहला क्या आता है recording of the expense and end with the preparation of statistical data। आप क्या करते हो, statistical data को record prepare करते हो, ठीक है। वो end होता है इसका cost accounting आप करते हो, record करते हो और end with the statistical data। It is formal mechanism by means of which cost of product or service are ascertained। ये भैया एक mechanism है जिससे आप क्या करते हो, ये एक रास्ता है जिससे आप which cost of the product or service ascertained and control, इसे आप कंट्रोल करने का ट्राई करते हो। एंड द लास्ट थिंग इज द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल उसका स्कोप है। कॉस्ट कंट्रोल इज अ गाइडेंस एंड रेगुलेशंस बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग अंडरटेकिंग। ये क्या है भैया, गाइडेंस एंड रेगुलेशन है। आपको एक गाइडेंस देता है कि भैया आपका इतना कॉस्ट होना चाहिए, ऐसे ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इट एम्स एट द गाइडेंस द एक्चुअल टुवर्ड्स द लाइन ऑफ अ टारगेट, मतलब आप क्या करोगे, एक्चुअल को जो आपने टारगेट सेट किया उस तक पहुंचने का ट्राई करोगे। रेगुलेट द एक्चुअल इफ दे डेविएट और वेरी फ्रॉम द टारगेट। देखो, रेगुलेट द एक्चुअल इफ दे आर डेविएट और वेरी, डेविएट मतलब अलग आना, ठीक है, या आप वेरी होता है फ्रॉम द टारगेट, मतलब अगर एक्चुअल जो खर्चा है वो आपने डिसाइड किया उससे अलग आता है तो आप उसे क्या कर सकते हो, रेगुलेट करने का ट्राई करते हो कि भैया उससे मतलब बहुत दूर क्यों जा रहा है, क्यों टारगेट के हिसाब से खर्चा नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसे आप क्या करोगे, अगर अलग अलग आता है तो उसे आप रेगुलेट करने का ट्राई करोगे। दिस गाइडेंस एंड रेगुलेशन इज डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। द कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉस्ट कैन बी कंट्रोल बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटरी कॉस्टिंग, देखो यहाँ पे बजटरी लिखा हुआ है बट मैं बजटरी को हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि बजटरी मेन पर्पस होता है, प्लानिंग का पर्पस होता है, ठीक है, ठीक है। तो बजटरी का पर्पस जो होता है वो प्लानिंग का होता है। तो आपको एमसीक्यू में अगर पूछते हैं कि आप कॉस्टिंग कॉस्ट का कंट्रोल कैसे करते हो, तो आपको ऑप्शन में होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, ठीक है, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। तो आपको पता चलना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इवन यहाँ पे बजटरी लिखा है, अगर आपको प्लानिंग के बारे में बोलते हैं, प्लानिंग ऑफ कॉस्ट, तो आपका बजटरी आंसर आएगा। आप बोलोगे भैया यहाँ तो कंट्रोल लिखा है, ठीक है, होले होले आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि सेपरेट जब स्टैंडर्ड एंड बजटरी को अपन समझेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करेंगे और प्लानिंग के लिए किसका, बजटरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको समझा दी है। कॉस्ट एसरटेनमेंट, कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसे अकाउंटिंग करेंगे, उसका कंट्रोल करेंगे। इतनी चीजें आपको हाईलाइट करनी है, बहुत ईजी चीजें है। और क्या ये मुझे तीनों चीजें याद रखने की जरूरत है, हाँ भैया। एमसीक्यू में अगर आपको दे दिया कि विच इज नॉट द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंसी, अगर आपको ऐसा पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया मेरे को पहले आइडेंटिफाई करनी है, मतलब कॉस्ट एसरटेनमेंट आएगा, फिर उसको मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, मतलब वो भी आएगा, और उसमें कंट्रोल भी करना है, वो भी आएगा, ठीक है। तो एएसी आएगा, एएसी आएगा, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, एएसी आएगा, ठीक है, एएसी ये वाला आएगा। इतना हाईलाइट कर लीजिए बेटा। और इस सेशन को एंड करेंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, एक कमेंट प्यारी से जरूर से करिए, यहाँ पे भी करिए, और प्ले स्टोर पे यार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जरूर से करिए ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चले हाँ भैया बहुत मजेदार है।
और अच्छा लग रहा है, आप पेड क्लासेस के लिए जाना चाहते हो तो आप ज़रूर से जा सकते हो। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे से पर्सनली बात करने के लिए कि भैया कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे मैं पेड क्लासेस के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसे हाईलाइट कर लीजिए एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।